कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और 22 के आपके एग्ज़ाम्स होने वाली है। आपके एग्ज़ाम से चल भी रहे, इसके लिए हम सीडीपी यानी बाल विकास की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आज हम 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 30 क्वेश्चन में आपके 15 नंबर कंटेंट से आएंगे और 15 नंबर आपके पेडागोजी से आएंगे। यहाँ पर हम कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी को भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आप हमें बताइए लास्ट में कि आप 30 में से कितने कवर कर पाएँ। आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, अगर बेहतर रैंक आपको लाना चाहते हैं तो 30 में से 25 आपको 100% कवर करने होंगे। नहीं अगर आपसे होती है तो अभी भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आराम से नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूँ 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। 3H में कौन शामिल नहीं है, यानी 3 यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, 3 आपके यहाँ पर शामिल होंगे, एक नहीं होंगे, तो इसे आप कवर करेंगे। पहला है हेड, दूसरा है हीट, तीसरा है हैंड, चौथा है हैंड राइटिंग। 3H में कौन शामिल यहाँ पर नहीं है ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर पहला हेड होगा, दूसरा हीट होगा, तीसरा हैंड होगा, ये तीनों शामिल है, यानी कि ये आपको सही हो जाएंगे। अगर नहीं है की बात करेंगे तो ये आपके लिए नहीं है, ये आपके नहीं है। जो नहीं है उसे हम टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा, शहर के नाम की सूची सीखना एक उदाहरण है। कैसे? संवेदिक सीखना, दूसरा है गतिक सीखना, तीसरा है शाब्दिक सीखना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। शहरों के नाम की सूची सीखना क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। जहाँ शहरों के नाम की सूची की बात करते हैं, ये संवेदनशील वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। गतिक कोई स्पीड की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इसीलिए ये गतिक भी नहीं होगा। शहरों के नाम एक शब्द की गिनती में आता है, तो यहाँ पर शाब्दिक सीखना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शकील अपने दोस्तों में न्याय से ज़्यादा दोस्तों में सॉरी वकील अपने दोस्तों से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहता है। बालकों में ऐसी लक्षण प्रायः किस अवस्था में देखने के लिए मिलती है, यानी दोस्तों के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम बिताते हैं, वो किस अवस्था में होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपको आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। उत्तर बाल्यावस्था में गैंग एज नहीं कहा जाता, ये गैंग एज वाली सवाल है, तो ये ऑप्शन आपके नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चे जिसके आप गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गैंग एज के नाम से भी आप इसे जानते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ समूह बनाना, दोस्तों के साथ समय को व्यतीत करना, ये पूर्व बाल्यावस्था की गिनती में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन की यहाँ पर एक कौन सी प्रमुखता नहीं है, यानी विशेषता नहीं है, तो 3 आपके सही हो जाएंगे, एक आपके गलत हो जाएंगे। उसी गलत को आप ढूंढना है। ठीक है, गलत को ढूंढ के आप सही मारना है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। बालकों के अंदर किसी भी विषय के संप्रत्यय का निर्माण व उसकी समझ तथा उपयोगिता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। शिक्षक क्योंकि मार्गदर्शन है, अतः उन्हें छात्रों के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी देखेंगे। बालकों को स्वावलंबी और स्वतंत्र बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। ऑप्शन डी, बालकों को अनुशासन के संबंध में नहीं बंधना चाहिए। क्या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की एक विशेषता नहीं है? 3 सही होंगे, एक गलत होंगे, आप गलत वाले को ढूंढ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे टैग वर्ड के माध्यम से इसे ढूंढ लेंगे। टैग वर्ड के माध्यम से सही कैसे होंगे और गलत कौन होंगे। बालकों के अंदर किसी भी विषय के संप्रत्यय निर्माण,
ये आपको पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएंगे, क्योंकि मार्गदर्शन आता है, मार्गदर्शन या अंतः, ये दो चीज़ें, सहयोग तीन चीज़ें हैं, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड की गिनती में आते हैं, ये भी सही हो जाएंगे। स्वावलंबी बनाने और स्वतंत्रता प्रेरणा, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड के माध्यम से ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखता है बंधना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बंधना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारे गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे, तो गलत वाले को सही करना ढूंढ के। चलिए, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, यानी तीन सिद्धांत होंगे, एक सिद्धांत नहीं होंगे। कौन सा सिद्धांत है और एक कौन सा सिद्धांत नहीं होंगे। नहीं वाले को, गलत वाले को ढूंढ के हमें सही कर लेना है। नेगेटिव सेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से बनेंगे। निरंतरता का सिद्धांत हमने पढ़ा है। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या पढ़ा है, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, अपरस्पर असंबद्धता का सिद्धांत। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसे 5 सेकंड में से राइट आंसर आप दे पाएंगे। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर। हमने आपको जब सिद्धांत पढ़ाया था तो निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा था, सही हो जाएंगे। विकास की दिशा का सिद्धांत, ये भी सही हो जाएंगे। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस का थ्योरी पढ़ाया था, ये भी सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सिद्धांत हैं। अपरस्पर और असंबंध ये सिद्धांत नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे। जो आपके गलत होंगे उसी को ढूंढ के सही कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महिमा की माँ महिमा पर कभी नाराज नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब उस पर नाराज़गी व्यक्त करती है। अर्थात सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं। इसका पता कैसे चलता है? संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से। तो यहाँ पर हम आपको बात करेंगे सबसे पहले ये जो विकास है इनके संबंध में, कब आप किस पर नाराज़ होते हैं, कब आपको नाराज़ नहीं होना, ये कौन से बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इसके संबंध में आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले दो ऑप्शन को आप यहाँ पे डायरेक्ट छांट दीजिए। सामाजिक पे नहीं आएगा और शारीरिक पे नहीं आएगा, क्योंकि ये सोच और समझ वाली बातें हैं। तो ऑप्शन आपके क्या नहीं होंगे, ऑप्शन आपके बी नहीं होंगे, ऑप्शन डी नहीं होंगे। तो आपके सामने ऑप्शन बचता है ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बचता है सी संवेगात्मक। इन दोनों के माध्यम से आप कैसे पता करेंगे कि महिमा की माँ महिमा पर कब नाराज होते हैं और कब नाराज नहीं होते हैं? तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपका आता है ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास। कोग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पे आप सही समय पर किसी पर नाराज होते हैं और सही समय पर किसी पर नाराज नहीं हो सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। चलिए, वह संप्रत्यय जिसमें यह वह वह संप्रत्यय जिसमें यह या वह नियम निहित होता है कहलाता है सरल संप्रत्यय, मूर्त संप्रत्यय, समुच्चय बोधक, वियोजक संप्रत्यय। क्या सही होंगे ये आपको यहाँ पर बताने हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें यह या वह का नियम निहित होता है वह कहलाता है नियोजक संप्रत्यय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नियोजक संप्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लेखक को अच्छे रचनाकार होने के साथ साथ साहित्य लेखन में निम्न पूर्वाग्रहों में से किससे आवश्यक बनना चाहिए? लैंगिक पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह, जाति पूर्वाग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से ऐसे पूर्वाग्रह जिसमें से उसे आवश्यक बनना चाहिए? चलिए, इसका राइट आंसर आप बताइए। एक लेखक है, अच्छे रचनाकार करता है, साहित्य के रचनाकार के साथ साथ साहित्य भी लेखन करता है, उसे पूर्वाग्रह के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सब पूर्वाग्रह के लिए आवश्यक बनना चाहिए, लैंगिक भी बनना चाहिए, धार्मिक भी बनना चाहिए और जातीय बनना चाहिए। आप सिर्फ लिंग भेदभाव नहीं कर सकते, सिर्फ जातीय पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं कह सकते, या फिर आपको धार्मिक आधार पर नहीं कह सकते। तो आपको अगर सही भी सभी पर बनना चाहिए तो उपरोक्त यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। मानस एक बालक है, वो प्रारंभ से ही क्यों शब्द पर अधिक बल देता है?
मानस क्या है, एक बालक है। प्रारंभ से ही वह क्यों शब्द पर अधिक बल देता है तथा क्या शब्द का प्रयोग अधिक करता है। क्यों और क्या कैसे प्रश्न के अंदर किस गुण को प्रदर्शित करता है। सामान्य से विशिष्ट की कौन सी तर्कना है। पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, वैज्ञानिक पद्धति। क्या है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए यहाँ पर सवाल आता है कि परंपरागत नहीं होगा, क्यों, क्यों, क्या और कैसे। ये क्वेश्चन की गिनती में आता है। जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो इसके क्वेश्चन की गिनती में आता है। परंपरागत बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सभी बच्चों में नहीं आते, और पूर्व संपत्तियों की तरह भी ये आगे नहीं होते। आगमनात्मक भी बिल्कुल नहीं होगा, निगमनात्मक होता है क्योंकि आप से सवाल पूछता है और सवाल पूछने के बाद उसे उसका राइट आंसर वो जानना चाहता है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है और सब क्वेश्चन जानना चाहता है, तो ये निगमनात्मक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी की गिनती में आएगा। बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धि बहुआयामी है। यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि बुद्धि का अर्थ बस बुद्धि होता है। बुद्धि अभिसारी चिंतन से सोचने की योग्यता है। बुद्धि आनुवांशिक विशेषज्ञ है जिसमें तर्क व स्मरण शामिल है। बुद्धि को परिभाषित करना कठिन है बल्कि मापना आसान है। ये आपको बताने। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने ऑप्शन हैं। राइट आंसर आप बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें बुद्धि के संबंध में, बुद्धि बहुआयामी है, ये भी सही है। बिल्कुल गलत है, ये गलत है क्योंकि बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये बहुआयामी है, ये सही होगा। बुद्धि अभिसारी है, अभिसारी नहीं होगा, बुद्धि क्या हो जाएगी, अपसारी होगी। ठीक है, बुद्धि अपसारी होती है, याद रखेंगे आप। बुद्धि अनुवांशिकता विशेषक है, ये सही है। तर्क व स्मरण शामिल है, स्मरण बुद्धि में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि को परिभाषित करना कठिन है बल्कि मापना आसान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। वायगोस्की अधिगम के बारे में कहते हैं, निष्क्रिय रूप है क्रिया है, एक आंतरिक इच्छा का परिणाम है, सामाजिक गतिविधि उपयुक्त सभी। वायगोस्की ने अधिगम के बारे में, सीखने के बारे में क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा है। सॉरी, वायगोस्की की अगर बात करें तो वायगोस्की जहाँ भी सामाजिक अधिगम पूछता है तो वहाँ पर आपको वायगोस्की का राइट आंसर हो जाता। आप ज़्यादा सोचे और ज़्यादा दिमाग लगाने की वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बच्चे को लिखना सिखाने में अस्थायी है, अस्थायी है, अपेक्षाकृत अस्थायी है, इनमें से कोई नहीं। बच्चे को लिखना सिखाने में क्या है, अस्थायी है, अस्थायी है, अपेक्षाकृत अस्थायी है, और इनमें से कुछ नहीं। ये आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आपको सी टेट में पूछा गया है, याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन आपके लिए सी टेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस करके रखा और नोट्स में भी आपको हमने मेंशन करके रखा। ये क्या है, अपेक्षाकृत अस्थायी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत से अनुभव होते हैं। विभिन्न घटनाओं की इस स्मृति को कहा जाता है अर्थगत स्मृति, प्रतिमा संबंधी स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, प्रतिक्रियात्मक स्मृति। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। क्या राइट आंसर होंगे यहाँ पर आपके लिए। बचपन से लेकर बड़े होने तक अनुभव होते हैं, बहुत से अनुभव होते हैं, ये बात सही है। विभिन्न घटनाओं की स्मृति को कहा जाता है, जो विभिन्न आपके सामने घटनाएं होती हैं उसको आप याद जो रखते हैं, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज़ें आ जाती है। अर्थगत नहीं होगा, प्रतिमा हर चीज़ के लिए प्रतिमा यानी उसके स्ट्रक्चर वाइज नहीं होंगे, वो प्रासंगिक के रूप में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे, वे प्रासंगिक रूप में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं। जब कोई छात्र क्रोधित होता है तो उसे पहले हुए क्रोध एवं कुंठा की भी याद आती है और इस तरह की स्मृतियों को कहा जाता है मेरा स्मृति, चलन स्मृति, अंदर आश्रित स्मृति, अवस्था आश्रित स्मृति। चलिए, जब एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक बच्चा है, जब पहले वो जो कोई छात्र है या फिर कोई बच्चा है क्रोधित होता है तो पहले हुए क्रोधित और कुंठा की याद आती, तो इस स्मृति को पहले आप जब आपके पास जो अंदर में जो भी स्मृति है, यानी आपके याददाश्त वाली स्मृति है, यानी आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा है, नाराज़गी है, वो बाहर आ जाती है। तो मेरा स्मृति बिल्कुल भी नहीं होगा, चलन स्मृति नहीं होगा, संदर्भ उसके रिलेटेड यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है, रिलेटेड की बात कर रही है। पहले एक छात्र क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होने के बाद पहले हुए उसके अंदर में जो कुंठा होती है, किसी के प्रति द्वेष, गुस्सा, कठोरता की भावना होती है, उस संदर्भ में उसी को रिलेट करके और उसकी गुस्सा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप किसी से, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, कोई आदमी है, ठीक है, वो आपसे, आप उसके प्रति एक फर्स्ट टाइम गुस्सा होते हैं, तो वो सभी गुस्साएं आपको याद आती है जो आपके मन में उसके लिए पहले से भी 2 महीना पहले, 10 दिन पहले जो गुस्सा थी उनकी भी याद आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संदर्भ रिलेटेड होती है, रिलेटेड होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है स्केपलिंग का प्रभाव होता है परिवर्तन पुनर्वर्ण अनुसूची में, ऑप्शन बी है, निश्चित पुनर्वर्ण अनुसूची में, ऑप्शन सी है, समवर्ती पुनर्वर्ण अनुसूची में, या इनमें से कोई नहीं। स्केपलिंग प्रभाव का संबंध किससे होता है, यह सवाल आपसे पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके निश्चित होगा। स्केपलिंग प्रभाव का संबंध निश्चित पुनर्वर्ण सूची से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है, टॉलमैन ने दिया है, कॉफका ने दिया है, इनमें से कोई नहीं। सीखने के यानी लर्निंग के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? लर्निंग के यानी अधिगम की बात करते हैं हम यहाँ पर। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, ये आपको यहाँ पर बताएं। ये टॉलमैन महोदय ने दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, स्मृति लोप किसे कहते हैं? स्मृति का आंशिक एवं पूर्ण या संपूर्ण लोप है, पूर्ण लाभ है, विस्मरण में कमी है, विस्मरण में वृद्धि है। स्मृति लोप किसे कहते हैं, यह सवाल आपको बताने हैं। स्मृति लोप आंशिक या पूर्ण लोप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुछ बालक आक्रामक व्यवहार इसलिए करता है कि वे अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, और इस तरह की आक्रामकता को किस श्रेणी में रखा जाएगा? वैर पूर्ण आक्रामकता, साधनात्मक आक्रामकता, दमित आक्रामकता, स्पष्ट आक्रामकता, ये आपको बताने हैं। कुछ बालक आक्रामक व्यवहार इसलिए करता है कि अन्य लोग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधनात्मक आक्रामकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टालना एक डैश है, क्या है? प्रतिवादी अनुक्रिया, संवेदी अनुक्रिया, ऐच्छिक अनुक्रिया, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया। किसी चीज़ को टालना क्या होती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा है। ये ऐच्छिक होती है, ठीक है, ऑप्शनल के रूप में इसे देखा जाता है। इनमें से कौन सा शिक्षण वर्ग नहीं है? रेखीय त्वरणक वर्ग, धनात्मक त्वरणक वर्ग, ऋणात्मक त्वरणक वर्ग, वृत्तात्मक त्वरणक वर्ग। यानी नहीं के सेंस में 3 होंगे, एक गलत होंगे, उसी गलत वाले को ढूंढ के सही करने हैं। चलिए, सबसे पहले हम 3 को देख लेते हैं, वे सही क्या है। त्वरणक
वर्ग सॉरी शिक्षण वर्ग यहाँ पर बात करते हैं, त्वरणक वर्ग मैं मिस कर रहा हूँ। रेखीय त्वरणक वक्र है, धनात्मक त्वरणक वक्र है, ऋणात्मक त्वरणक वक्र है। ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे सही कर लेंगे आप। चलिए, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। प्राइमरी लेवल की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढ के आपको सही करने हैं। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सभी विषय के कौशल को रटकर अभ्यास के द्वारा याद करना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। चलिए, राइट आंसर देख लेते हैं। सभी विषयों के शिक्षण को रटकर अभ्यास के द्वारा याद करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। कक्षा तीन एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने सभी आवश्यक कागजात या रिपोर्ट को एकत्रित कर जो भविष्य में उपयोगी है उन्हें एक फोल्डर में डाल दे, और इन फोल्डर को कहा जाएगा परियोजना कार्य, घटना या वृत्तांत अभिलेख, पोर्टफोलियो, गृह कार्य। सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड में इसका राइट आंसर, आप जल्दी दीजिए इसका राइट आंसर। इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सी पोर्टफोलियो। क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो। अध्यापिका ने यह ध्यान दिया कि शकीला अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती है। एक शिक्षिका है, उन्होंने ध्यान दिया कि एक लड़की है क्लास में जिसका नाम शकीला है, वे अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। फिर भी यह एक वयस्क या साथी यहाँ पर साथी होगा, ठीक है, साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इन मार्गदर्शन को कहते हैं पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सराहना क्षेत्र, पार्श्वकरण। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, पार्श्वकरण, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। शकीला एक विद्यार्थी है आपकी कक्षा का, वो किसी भी चीज़ों को कोई भी समस्या का समाधान अपने आप नहीं कर पाती है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, वो शकीला क्या करते हैं, अपने दोस्त और साथी जो वयस्क हैं, बड़े हैं, उनके साथ समीप उसके साथ बैठ के चर्चाएँ करके उन समस्याओं का समाधान कर लेती है। तो समीपस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम है, वह अवस्था कहलाती है संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर आपको बताने, क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सामान्य उपागम का अनुपालन किया जाता है। केवल इसे छोड़कर मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, मूर्त अमूर्त से मूर्त। यहाँ पर क्या राइट आंसर होंगे, केवल 4, केवल 2, 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2। क्या राइट आंसर होंगे बताने आपको। यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सामान्य उपागम का अनुपालन केवल छोड़कर करनी चाहिए। इसको मूर्त से अमूर्त छोड़ देनी चाहिए, सरल से कठिन छोड़ देनी चाहिए, स्थानिक से वैश्विक छोड़ देनी चाहिए। किसे करनी चाहिए, अमूर्त से मूर्त करनी चाहिए। प्राइमरी लेवल चीज़ों में क्या करनी चाहिए, अमूर्त से मूर्त होनी चाहिए, ठीक है, अमूर्त से मूर्त होनी चाहिए। तो केवल 4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है सामान्य त्रुटियों को पहचानना।
क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की समीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड व रैंक, अधिगम के अंग संहित और गौर और शिक्षण के कर्मियों का पहचान करना। क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन, अधिगम के अंग सहित और शिक्षण कमियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में आनंद देता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। भाषा शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है। क्या राइट आंसर आपको आपके हिसाब से होंगे, उसे आप राइट आंसर बताइए। भाषा शिक्षण में खेल को सर्वाधिक स्थान दिया जाता है, खेल भाषा को विस्तार देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन बी, सी एंड डी क्यों नहीं होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। खेल में आनंद आती है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर भाषा शिक्षण की एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। खेल में शारीरिक विकास होता है, ये भी सही है, लेकिन भाषा शिक्षण में ये सही नहीं होगा। भाषा शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय सर्वोपरि मानते हैं। एक प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं, आप सतत यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय सबसे बेहतर यानी सर्वोपरि किसे मानते हैं। लिखित प्रश्न पर पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग क्षमता, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसे आप बेहतर मानते हैं ये आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर हम बात करें लिखित प्रश्नों के पत्र पर, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी लेवल के विद्यार्थी लिखित प्रश्न पत्र नहीं दे पाएंगे। पाठ को देखकर सुलेख लिखना, लिखने की यहाँ भी नहीं होती, यहाँ पर भी लिखने की बात नहीं होगी। बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग करना, ये आपके कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चिंता सृजनात्मकता से संबंधित है। अहंतवादी सिद्धांत, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होंगे यहाँ पर बताने हैं। चिंतन की बात हो रही है, दो ही चीजें होगी, एक अपसारी होगी और एक अभिसारी चिंतन होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, आपको इन दोनों के बारे में इसे छोड़ देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी में आप बताइए चिंतन के बारे में क्या सही हो जाते हैं। जब भी आप चिंतन करेंगे वो अपसारी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपसारी, यूपी अप मीन्स क्या होती है, ऊपर होती है, इसीलिए अब चिंतन प्रक्रिया एक ऊपर वाली प्रक्रिया, बेहतर प्रक्रिया, तो इसीलिए आप अपसारी चिंतन के माध्यम से इसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यहाँ पर, कोहलर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति कर होगा। पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य। क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक अपेक्षाएं नहीं होगी, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं भी नहीं होंगी, व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं होगा, क्योंकि कोहलर के सिद्धांत में यहाँ पर पूछा है पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया। आप यहाँ पर हमें बताएं 30 में आप कितने बेहतर कर पाए। मिनिमम आपको 30 में कितने करने होंगे, 30 में कम से कम आपको
आपको यहाँ पर 30 में कम से कम 25 करने होंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ है। यहाँ पर आप इतने मार्क्स अगर कर लेते हैं, आपके टेस्ट में आ जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में 30 में 30, 30 में 25 आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर है। अगर यहाँ पर नहीं होती है आती है तो आपके पास अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आराम से नोट्स ले सकते हैं। लास्ट टाइम में भी 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए। अभी हमने सीडीपी की क्लास कवर कर ली, उसके बाद हमने ईवीएस की क्लास कवर करेंगे। मैथ्स की लेक्चर वीडियो आपको मिलेंगी और मैथ की प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगी। सभी की लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट दोनों मिलेगी। हिंदी की क्लास आपको मिलेगी। तो टोटल 150 क्वेश्चन की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है, जिसमें से 130 प्लस आपके 100% आने हैं अगर आप प्रैक्टिस सेट में भाग लेते हैं, लेक्चर वीडियो देखते हैं और आप नोट्स लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।